आइए तवानाई के जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पाइपलाइन सिर्फ तेल या गैस नहीं पहुंचाती बल्कि ताकत पहुंचाती हैं, जहां एक छोटा सा बहरान भी पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन को मफलूज कर सकता है। चलें इस पेचीदा खेल को समझने की कोशिश करते हैं। सुन त्सू की ये बात सदियों पुरानी है, लेकिन आज की सूरत हाल पर यूं फिट बैठती है जैसे इसी के लिए कही गई हो। एक आलमी बहरान ने तवानाई का बहाव तो रोक दिया है, लेकिन इसी अफरा तफरी ने तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मौका भी पैदा कर दिया है। तो मसला शुरू कहां से होता है? तसव्वुर कीजिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक फर्जी जंग। इस एक वाक़ये ने पूरी दुनिया के एनर्जी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। तुर्क हुक्काम इसे तमाम बहरानों की मां कह रहे हैं और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। तो इस बहरान की जड़ आखिर है क्या? सारी बात आके एक ही बहुत ही अहम जुग्राफियाई मकाम पर रुक जाती है। एक ऐसा नाका जिसे आप दुनिया की मईशत की शहरक कह सकते हैं। ये है आबनाए हुर्मुज। जब ये अहम रास्ता बंद होता है तो समझ लें कि दुनिया की तवानाई की सप्लाई का गला घोंट दिया जाता है और तमाम ममालिक मुतबादिल रास्तों की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं है, ये आलमी तवानाई की शहरग है। तो ये जियोपॉलिटिकल चौकी पॉइंट आखिर चीज क्या है? देखें, ये एक बहुत ही तंग रास्ता होता है, जैसा कि आबनाए हुर्मुज, जहां से पूरी दुनिया की तिजारत गुजरती है। तो सीधी सी बात है, जिसका इस पर कंट्रोल उसका पूरी आलमी मईशत पर कंट्रोल, और इसीलिए इसका बंद होना इतना तबाहकुन है। और इसी पूरे ड्रामे में अब एंट्री होती है तुर्की की। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी मुनफरिद लोकेशन की वजह से इस बुरहान का हल बनकर सामने आ सकता है। अंकारा के सफीर का ये बयान उनका पूरा नुक्ता नज़र सामने रख देता है। वो कह रहे हैं कि भाई, इस वक्त सबसे महफूज, सबसे तेज और सबसे सस्ता रास्ता हम हैं। एक ऐसा पुल जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स को सारिफीन से जोड़ दे, और वो भी बगैर उस खतरनाक रास्ते से गुजरे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तुर्की ही क्यों इतना अहम है? सबसे पहली बात तो है इसकी लोकेशन, यूरोप और एशिया के बिल्कुल बीच में। फिर मिडिल ईस्ट के ज़खायर इसके बिल्कुल पास हैं, और सबसे बढ़कर यह हुर्मुज को बाईपास करने वाला रास्ता दे सकता है। और अंकारा सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो एक्टिवली नए एनर्जी कॉरिडोर्स बनाने में लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं तुर्की का ग्रैंड प्लान क्या है। वो 4 अहम कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो तवानाई की दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये सिर्फ पाइपलाइंस नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स की नई शतरंज है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ट्रांस कैस्पियन गैस पाइपलाइन। इसका मकसद वस्ती एशिया के गैस के वसी ज़खायर को यूरोप तक पहुंचाना। एक बहुत बहुत बड़ा मंसूबा। तो ये पाइपलाइन काम कैसे करेगी? ये तुर्कमानिस्तान की गालकिनीज गैस फील्ड से शुरू होगी, जहां से सालाना 80 अरब क्यूबिक मीटर गैस, सोचिए, बहरिया कैस्पियन के नीचे से गुजरकर अजरबैजान पहुंचेगी, और वहां से ये पहले से मौजूद पाइपलाइन से जुड़कर तुर्की के रास्ते सीधा यूरोप की मार्केट्स में। अगर ये बन गई तो यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक रियल गेम चेंजर हो सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट इससे भी बड़ा है, कतर तुर्की पाइपलाइन। इसका प्लान है दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड को डायरेक्ट यूरोप से कनेक्ट करना। लेकिन इसका रास्ता बहुत ही पेचीदा है। कतर से शुरू होकर सऊदी अरब, उर्दुन और फिर शाम से गुजरना था इसे, और फिर तुर्की में नेबुको पाइपलाइन से मिलना था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लेकिन है शाम। वहां की सियासी सूरत हाल इतनी गैर मुस्तहकम है कि यह प्रोजेक्ट करीब करीब नामुमकिन लगता है। अब आते हैं तीसरे प्रोजेक्ट पर, जो खाम तेल यानी क्रूड ऑयल पर फोकस करता है। नाम है इसका इराक तुर्की चैनल। ये पाइपलाइन शुमाली इराक के करकुक से तुर्की की सीहान बंदरगाह तक रोजाना तकरीबन 1.8 मिलियन बैरल तेल ला सकती है। और प्लान इससे भी बड़ा है कि इसको जुनूब में बसरा की अहम ऑयल फील्ड्स तक तौसी दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। और आखिरी यानी चौथा प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं है। ये है दी मिडल कॉरिडोर, एक जमीनी तिजारती रास्ता जिसकी अहमियत आबनाए हुर्मुज के बहरान के बाद बहुत बढ़ गई है। ये कोई पाइपलाइन नहीं, बल्कि चीन से यूरोप तक रेलवे और सड़कों का एक जाल है। इसका एक अहम हिस्सा तुर्की और आर्मेनिया के दरमियान सरहद का मुमकिना तौर पर दोबारा खुलना है। और सबसे दिलचस्प बात, ये अमेरिका के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जिससे इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन ये सब मंसूबे कागज पर तो बहुत शानदार लगते हैं। असल कहानी शुरू होती है जब हम जमीनी हकाइक को देखते हैं। तो अब बात करते हैं इन मंसूबों के रास्ते में खड़ी दीवारों की।
تو ایک طرف ہے ترکی کا خواب کہ وہ خطے کا انرجی مرکز بن جائے، اپنے حریفوں کو بائی پاس کرے اور یورپ کو مستحکم توانائی دے، اور دوسری طرف ہے حقیقت، سیاسی چیلنجز، علاقائی تنازعات اور سب سے بڑھ کر پیسے کی کمی۔ چلیں ان رکاوٹوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ٹرانس کیسپین پائپ لائن وہ تو آذربائیجان اور ترکمنستان کے بحیرہ کیسپین پر جھگڑے کی وجہ سے اٹکی ہوئی ہے۔ قطر ترکی پائپ لائن، اس کے لیے تو 4 سے زائد ممالک کا آپس میں اتفاق ضروری ہے، جو آج کے حالات میں بہت زیادہ پر امید بات لگتی ہے۔ عراق ترکی پائپ لائن وہ عراق کے اندرونی سیاسی مسئلوں اور فنڈنگ کی کمی کا شکار ہے۔ اور مڈل کوریڈور وہ امریکہ کے نازک معاہدوں پر انحصار کرتا ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اور اب اس کہانی میں آتا ہے ایک غیر متوقع موڑ۔ اس پوری صورتحال کا، اس ساری افراتفری کا سب سے بڑا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ شاید اسے نہیں جس کا آپ سوچ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب ترکی کے سارے متبادل منصوبے رک گئے تو یورپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں بچا۔ اور عجیب بات دیکھیں، اس بحران کی وجہ سے امریکہ کو مجبوراً روس کے تیل اور گیس پر سے پابندیاں ہٹانی پڑیں۔ نتیجہ، روس یورپ اور ایشیا کو پہلے سے بھی زیادہ توانائی سپلائی کرنے لگا، کیونکہ ان کے راستے ابھی بھی سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ تو آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ ترک خواب ابھی تک خواب ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے خطے میں مسلسل عدم استحکام، منصوبوں کے لیے پیسوں کی شدید کمی، اور عراق اور شام جیسے اہم ممالک میں سیاسی بحران، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ترکی کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی نے بھی چیزوں کو آسان نہیں کیا۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں، جب پرانے راستے بند ہو چکے ہیں اور نئے منصوبے صرف کاغذی خواب لگ رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا توانائی کا مستقبل پہلے سے کہیں زیادہ غیر یقینی اور نازک ہو چکا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔